hope all are doing well and happy with your surrounding. Today, we are discussing about the topic research, and for this topic, we have a special guest, Sir Minhaj Ikram. He actually is a strategic marketing researcher. Also, he have the degree of masters in marketing from Glasgow University. Also, he have 7 years experience of marketing in corporate. Also, nowadays he is doing lecture in Ikra University. Now, today he is with us. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam, Muniba. Thanks for inviting So me. hear me? Yes, definitely. It's a It's pleasure to honor be for here with me, you. sir. इट्स रियली ऑनर्ड फॉर मी कि आपने इतना स्पेशल अपना प्रेशियस टाइम दिया और आज आप आए स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर आवर ऑडियंस कि आप कुछ हमसे बात कर सकें रिसर्च से रिलेटेड। इसके अलावा आपका तो बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, मार्केटिंग पे, इसके अलावा रिसर्च पे, एकेडमिक राइटिंग पे। यू हैव ऑल्सो पब्लिक डीलिंग एक्सपीरियंस। तो एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस आज एक्सप्लोर करने को मिलेगा मुझे और मेरे साथ जितने भी लोग आपको आज सुन रहे होंगे। Inshallah, I'll try to share as much knowledge as much I could with you all guys, and I'll look into your questions as well. So, shall we proceed? सर अच्छा एक चीज ये है कि और मैं यहाँ पे एक चीज इंडोर्स करना चाहूंगी कि अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमें चीजें समझाएं तो इट वुड बी ऑनर्ड कि हमें चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी, क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी एक पूरी जर्नी है कि आपने अपने स्क्रैच से स्टार्ट करके आपने पूरा अपना मास्टर्स किया, अपना पीएचडी के अंदर अब आप एनरोल्ड हैं, आपके पास एक फॉरेन एक्सपोजर है, ऑल्सो यू हैव ऑल्सो पब्लिक डीलिंग एक्सपीरियंस। तो एक बहुत एक पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले लर्नर के लिए कि वो ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीख सके। और आप जैसे एक्सपीरियंस लोग अगर अपना जर्नी शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स ऑनर्ड फॉर अस। Well, I have an interesting journey, and अगर देखा जाए मैं अपनी कैरियर को देखूं तो I think I should start from my student life. As a student, मैं कोई बहुत ज़्यादा bright student नहीं था, and till my matriculation and inter, तो अगर मैं पास हो जाता था तो मेरे घर वाले बड़े खुश होते थे कि उनका बच्चा जो है पास हो गया। Then when I entered into the university, that was the time I realized that I have to set one direction. I get some teachers और उन teachers की inspiration की वजह से I start working hard, and first semester I managed to pass the courses barely, and second semester with all the motivations and some courage I managed to score scholarship. और फिर एक दफा जो आप कहते हैं ना कि आपको लत लग जाती है सक्सेस की, तो you keep on working. So that the same thing happened with me, and I've worked for many companies. मेरी पहली जॉब जो थी that was in McDonald's, और McDonald's I had a wonderful experience. After working in McDonald's for a couple of months, I joined another company which was named as Sasco. That was a company dealing in oil field industry. तो वहाँ पे मैंने अपने सेल्स कैरियर का आगाज किया, और उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मुझे कोई फर्दर एजुकेशन लेनी चाहिए। तो मैं और एक और दोस्त हमने कोशिश की और यूनिवर्सिटीज को देखना शुरू किया। ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि अगर हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है बाहर पढ़ने जाने के लिए, आप लोग भी जो बहुत से लोग से सुन रहे होंगे उनकी भी बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि बाहर पढ़ने जाना चाहिए। बट एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो उनकी प्रेफरेंस बाहर पढ़ने जाना होता है, ये प्रेफरेंस नहीं होती कि कहाँ पढ़ना है। बाहर भी क्वालिटी एजुकेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है। वी नीड टू फिगर आउट कि क्वालिटी एजुकेशन का। सो मेरी और मेरे फ्रेंड की प्रायोरिटी थी कि हम क्वालिटी एजुकेशन लें। तो यूनिवर्सिटी से सर्च किया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, और देन लकीली आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, which has a long history. Fourth oldest university है यूके के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, एंड इट्स अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पढ़ने का मौका मिला, वहाँ बहुत कुछ सीखा। देखिए बेसिक चीजें बुक में वही होती हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, थोड़ी आप लेटेस्ट रिसर्च वहाँ देख लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे पर्सपेक्टिव मिला, पर्सपेक्टिव टू थिंक। एक बहुत प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, हम लोग डेफिनेशंस को सुन लेते हैं, हम डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं, बट हम सोचते नहीं, हम चीजों को चैलेंज नहीं करते। वहां पर जो मैंने समझा कि आपने हर चीज को चैलेंज करना है, हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना है,
हर चीज को एक नए एंगल से देखना है, और ये नए एंगल से देखना, इन्वेस्टिगेट करना, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। एक बंदे ने एक रिसर्च की, वो एक कंक्लूजन में पहुंचा, बट हो सकता है कि अगर आप उस रिसर्च को करें तो आप किसी और कंक्लूजन में पहुंचे, या यू मे ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिसर्च करना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब रिसर्च मुख्तलिफ अंदाज की हो सकती है। रिसर्च में हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। रिसर्च एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। अगर आप कोई किताबें पढ़ रहे हैं और किताबें पढ़ के कोई फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में लोगों से कुछ चीजें पूछ रहे हैं, वो भी रिसर्च है। आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी रिसर्च है। समटाइम्स हम टूल्स अप्लाई करते हैं, समटाइम्स हम टूल नहीं अप्लाई करते। बिल्कुल बेसिक रिसर्च जो है उसके लिए आपको शायद कोई टूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, किसी चंद लोगों से इंटरव्यू करेंगे, आप किसी की जिंदगी कहानी समझेंगे और उससे कोई कंक्लूसिव मीनिंग निकालेंगे, उसके पीछे कोई मकसद होगा, तो वो भी रिसर्च है। बट जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का मकसद ये होता है कि उस रिसर्च से ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। जब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च से फायदा उठाएं, तो हमें फिर रिसर्च के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लानी पड़ती है। स्ट्रेंथ लाने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो होना चाहिए जिसके बेस पर आप ये कह सकें कि जो आपने रिसर्च की है वो ऑथेंटिक है, जो आपने रिसर्च की है वो वाकई सही रिसर्च है, वो जस्ट ऐसी टाइम पास नहीं हुआ। तो जब हम इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिसर्च के अंदर स्ट्रेंथ हो, हमारी रिसर्च जो है वो वेग ना हो और वो मीनिंगफुल हो, और वो मीनिंग जो हो वो उस पर लोग यकीन भी करें, तो हमें कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम रिसर्च की डेफिनेशन को देखें तो रिसर्च की डेफिनेशन यही कहती है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेटिंग सम मैटर। अगर किसी मैटर को हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो दैट इज रिसर्च। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी जगहों पे हमारे काम आ सकती है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी हम सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। मार्केटिंग में डिफरेंट सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। आप इवन सिंपली आप देखते हैं कि लोगों को सैंपल्स दिए जाते हैं, सैंपल्स देकर उनसे फीडबैक लिया जाता है, दैट्स ऑल्सो रिसर्च। आप फोन पे लोगों से डेटा ले रहे होते हैं, दैट्स ऑल्सो रिसर्च। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ब्रॉडर साइड पे आ जाऊं, दैट इज एकेडमिक रिसर्च। आई होप कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, और स्टूडेंट्स कहते हैं क्या मुसीबत है ये रिसर्च, ये क्यों हमारे गले पड़ गई, हमें क्यों करनी पड़ रही है, इसका क्या मकसद है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ये समझते नहीं कि रिसर्च का मकसद क्या है। अगर हम ये समझ जाए जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उसमें डबल एफर्ट से रिसर्च करेंगे, उनकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी रिसर्च करने की। तो मुनीबा, आपका क्या ख्याल है, हम क्यों रिसर्च करते हैं? सर एक मेरा बिल्कुल, हम रिसर्च क्यों करते हैं ये तो एक बहुत अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज जो हमारे पास जो आती है, हम स्टूडेंट्स के पास, कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं। बिकॉज के हमने इतने सारे कोर्सेज पढ़ लिए, अब पढ़ चुके इतने सारे कोर्सेज, अब रिसर्च करके हमें क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, और वो उस रिसर्च को मेजोरिटी हम स्टूडेंट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें सिर्फ डिग्री कंप्लीट करनी होती है, तो वी हैवंट मच टाइम कि हम उसके ऊपर प्रॉपरली, क्योंकि एक रिसर्च, आई थिंक सो कि मैं अभी थोड़ा एक अपने प्रपोजल पे काम कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में, 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर है, उसके अंदर हम पूरी एक रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। सर डू यू थिंक 4 मंथ्स में कोई एक रिसर्च कंप्लीट हो सकती है? तो ये कॉपी पेस्ट ही हुई, तो कॉपी पेस्ट क्या एकेडमिक का एक पार्ट होना चाहिए? बेटा, बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं और जो भी लोग बात सुन रहे हैं, मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हम रिसर्च का मकसद जान लेना, हम ये समझ लें कि हमें रिसर्च करनी क्यों है और हम ये क्यों कर रहे हैं, तो यकीन जाने जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं ये बेहतर तरीके से करेंगे। हमें ये पर्पज ही नहीं पता होता हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हमें लगता है कि एक चीज हम यूजलेस चीज कर रहे हैं। एक्चुअली रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च इज नॉट यूजलेस। जनरली स्टूडेंट्स के सामने पर्सपेक्टिव ये होता है कि इफ वी डू रिसर्च इन सम इंडस्ट्री, अगर हम किसी प्रॉब्लम को, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को देख के रिसर्च कर रहे हैं, कहीं हमारी सेल्स कम हो रही है उसको रिसर्च कर रहे हैं, कहीं हमारे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है उसको रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट मे बी ट्रू रिसर्च। बट जो हम किताबों में छाप रहे हैं, दैट्स नो रिसर्च। बट एक्चुअली जो हम एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज मच बिगर देन द कंपनी और प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च। जब हम किसी कंपनी या प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च करते हैं, तो हम सिर्फ उस कंपनी की प्रॉब्लम को या उस सिर्फ इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को
या सिर्फ उस स्पेसिफिक सिनेरियो की प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। बट जब हम एकेडमिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम इससे काफी बड़े एजेंडा को देख रहे होते हैं। हम एक ऐसी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं जो सिर्फ एक कंपनी के काम ना आ सके, बल्कि तमाम एकेडमिशियंस के काम आ सके, तमाम रीडर से काम आ सके, दुनिया भर में काम आ सके। रिसर्च की एक क्वालिटी, स्पेसिफिकली आज जो हम बात करेंगे, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे। और क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो क्वालिटी होती है वो होती है जनरलाइजेबिलिटी। मीन्स जो हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं वो फाइंडिंग्स सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, वो फाइंडिंग्स सब लोगों पे अप्लाई हो। यानी कि एक रिसर्च अगर कंडक्ट की जा रही है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना हो, वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अप्लाई हो सके। अगर किसी और मुल्क में कोई रिसर्च की गई है तो उससे बाकी लोग भी फायदा उठा सके। What happens in तो सर research? ये जो हमारी एकेडमिक, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये हमारी जो एकेडमिक रिसर्च है, तो आपको लगता है कि इतनी वर्थफुल है कि हम इसको इंटरनेशनली अपनी रिसर्च को हम पब्लिश करवा सकते हैं, या हम लोगों को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं कि ये रिसर्च हमने की है? इन 4 मंथ्स हम इतनी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो इतना बैकग्राउंड ही नहीं है ना, अभी तो हम ये चीजें ही नहीं समझ पा रहे कि LR कैसे लिखना है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही नहीं बना पा रहे, अभी हमें क्वेश्चन एरियर की चीजें नहीं समझ आ रही हैं, अभी हमें टॉपिक सिलेक्शन नहीं आ रही है, और हम इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवा सकें अपनी रिसर्च को। बेटा, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे बात करूं तो यस, हम इन 4 महीनों में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इतनी क्वालिटी की रिसर्च करते हैं कि उसको विद माइनर ट्वीकिंग, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के बाद पब्लिकेशंस मिल जाती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिलके पब्लिकेशंस कर चुके हैं और बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन कर चुके हैं। दैट मीन्स कि दे आर वर्किंग ऑन सम क्वालिटी। एज अ स्टूडेंट, आप जो रिसर्च कर रहे हैं दैट इज गाइडेड रिसर्च। आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, उस सुपरविजन को फॉलो कर रहे हैं एंड रिसर्च कर रहे हैं। मकसद ये होता है कि आज मैं पीएचडी में मौजूद हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं अपनी पीएचडी की थीसिस राइटिंग कर रहा हूँ। इवन पीएचडी की स्टेज पर भी मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं कह सकता। पीएचडी का मकसद ये है कि वंस आई एम डन विद पीएचडी, तब कहा जा सकता है कि आई एम द वन हु कैन टेक रिसर्च इंडिपेंडेंटली। पीएचडी की डिग्री है, उसका सिर्फ मकसद ये बताना है कि ये बंदा जो है अब ये पीएचडी हो गया है तो ये इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकता है। आपने कहा कि 4 महीने में रिसर्च मुश्किल होती है करना। आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि 4 महीने रिसर्च करने के लिए कम है, बट रिसर्च के भी डिफरेंट स्कोप होते हैं। जब हम किसी एक छोटे फिनोमेना को स्टडी करते हैं और किसी थ्योरेटिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उस थ्योरी के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं, तो you can do a good research in 4 months. It's in fact you're not doing in 4 months. अगर आप देखें पाकिस्तान में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, तो आप लोगों को 8 months मिल रहे होते हैं रिसर्च के लिए। जनरली जैसे देखा जाए, बहुत सारी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, वहां पर भी रिसर्चर स्टूडेंट्स को 8 महीने मिलते हैं रिसर्च करने के लिए। इनिशियली 4 months उसकी बेसिक्स क्रिएट करने के लिए एंड देन 4 months फॉर डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले रिसर्च करने की जो की है दैट इज रीडिंग। देयर इज नो शॉर्टकट। रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वंस यू नो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा उस एरिया इंटरेस्ट में क्या क्या काम हो चुका है। इस पढ़ने को, उस पढ़कर अपने आप पास नोट करने को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये होता है कि हम ये पढ़ें कि क्वालिटी ऑफ एकेडमिक, व्हाट इज मतलब लाइक व्हाट इज द गुड क्वालिटी ऑफ एकेडमिक राइटिंग, मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी, मतलब लाइक हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक अच्छा रिसर्च है और ये एक बुरा रिसर्च है, या ये एवरेज रिसर्च है? बेटा, रिसर्च डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम आपने कितनी अच्छी पिक की है। प्रॉब्लम में अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके अंदर थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन होगी, तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अगर आपकी प्रॉब्लम से कोई थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, कोई माइनर एडिशन थ्योरी में हो रहा है, तो दैट इज अनदर लेयर ऑफ योर वर्क। उसके बाद अगर आप वही रिसर्च से रेप्लिकेट कर रहे हैं कहीं और, ऑन दोज ग्राउंड्स के यू हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस के जहां पे आप रिसर्च को रेप्लिकेट कर रहे हैं वहां पे लोगों के बिहेवियर्स डिफरेंट है, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के डिफरेंट लेवल्स है।
क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने प्रॉब्लम को कितना अच्छा आइडेंटिफाई किया है, और अच्छी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अगेन रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। जब आप लोग पेपर पढ़ते हैं, जिस एरिया में आपने काम करना है उस एरिया में जब आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा होता है इस एरिया में क्या क्या काम हो चुका है। इनिशियली आपको पता चलता है कि क्या काम हुआ है। जब हम मजीद पेपर पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बढ़ती है। एंड देन व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग द पेपर्स, तो वो एक लेवल आता है जब आपको पता चलना शुरू होता है कि रिसर्चर्स जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं इनमें लैकिंग कहाँ पर है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बीच में कहीं मिस हो गए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्चर ने आइडेंटिफाई की मगर उन्होंने वो उसको पूरा नहीं कर सके। तो जब ये चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफाई करके आप उसमें से प्रॉब्लम ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम में आप पता चलता है आपको कि कौन इंपॉर्टेंस क्या एरिया की, इस एरिया में क्या क्या काम हो चुका है, और क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है बट जिस पे काम नहीं हुआ। दैट इज द वे टू स्टैब्लिश द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। उसमें एक सवाल यह है कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं। रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक अपना एरिया आइडेंटिफाई करना होगा। आपको देखना होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इट इज नॉट लाइक कि आप कोई भी एरिया पिक करें और उसके अंदर रिसर्च करना शुरू कर दें। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम एरिया। आप मार्केटिंग में करना चाहते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में करना चाहते हैं, देन स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर इन योर एरिया। अगर आप बिगनर हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आइडेंटिफाई टॉप जर्नल पेपर्स, टॉप जर्नल्स को आइडेंटिफाई करें अपने एरिया में। अगर मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के टॉप जर्नल्स को आइडेंटिफाई करें, और टॉप जर्नल को आइडेंटिफाई करके आप ये देखें कि उनकी रीसेंट पब्लिकेशंस में कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पब्लिकेशन ज्यादा हो रही है। तो रीसेंट टॉप जर्नल्स की रीसेंट पब्लिकेशंस में इन रीसेंट ईयर्स में एक आध साल के अंदर आप देखेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर पब्लिकेशन ज्यादा हो रही हैं, दैट मीन्स दीज आर दी हॉट टॉपिक्स। अगर आपको कोई टॉपिक में स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो, बहुत डीप आपकी स्टडी हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ना हो तो फिर उसका तरीका ये है कि अगर आप अच्छे टॉपिक की रिसर्च करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक इस दुनिया के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है जिनमें ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो ऐसे जर्नल्स को देखकर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा रिसर्च हो रही है। जो एरियाज आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उन एरियाज के ऊपर आप जाकर फर्दर पेपर्स पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा उन एरियाज के अंदर किस चीज की कमी रह गई है और क्या हो चुका है काम। जी मुनीबा, आप कुछ पूछ रही थी? Okay, sir, there is another question. There is another question. What is Okay. qualitative and quantitative difference? ओके, राइट। सना नफीज ने पूछा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। बेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम री इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं मैटर्स को। हम ऑलरेडी जो मैटर्स कहीं इन्वेस्टिगेट हो चुके होते हैं, हम उन्हीं को एक डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ताकि हम उनसे मजीद मीनिंग्स और मजीद कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, वहां पर आपके उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर केस स्टडी बेस्ड रिसर्च होती है, आपकी जो है ग्राउंडेड थ्योरी होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर मैं जाऊंगा तो स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड। तो उसमें आप इन सिंपल वर्ड्स आप किसी का इंटरव्यू लें, आप किसी का इंटरव्यू लेकर उसकी जिंदगी के बारे में जानें और उससे कुछ मीनिंग्स ड्रॉ करें। या आपके पास कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉब्लम है, वंस यू हैव द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप लोगों को स्टडी करें, लोगों के बिहेवियर्स को उनके साथ रह के ऑब्जर्व करें, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी सर्टेन सिस्टम्स बना दिए गए ताकि हमारे पास एविडेंस हो कि ये ऑथेंटिक रिसर्च हुई भी है। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर साइंटिफिक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज न्यूअर फेनोमेना। इससे पहले साइंस जो बिलीव करती थी वो प्योरली क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बिलीव करती थी, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च टॉक अबाउट द नंबर्स। तो साइंस का फेथ ये था कि व्हेन यू कैन मेजर समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ यू, दैट कैन बी रिसर्च। if there is something which cannot be seen or it cannot be measured in numbers, that cannot be the research. So qualitative research was ignored. अब recent decades के अंदर qualitative research का phenomena
पॉपुलर होना शुरू हुआ है, क्योंकि सोशल साइंसेस की जब हम बात करते हैं, सोशल साइंसेस में हम ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर्स को हम 100% नंबर्स के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम 100% नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है, ये अगर एक दफा इस तरह कर रहा है तो हर दफा इसी तरह करेगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में तो आपको पता है कि आपने एक केमिकल के साथ दूसरा केमिकल मिक्स किया और सेम क्वांटिटीज में, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, बट दैट कैन नॉट हैपन इन ह्यूमन बिहेवियर। तो दैट इज व्हाई रिसर्चर्स ने अपना फोकस शिफ्ट किया और उन्होंने अपना फोकस लेकर आए क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। आप सोशल साइंसेस के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को भी देख रहे होते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी देख रहे होते हैं। इनकी फर्दर एपिस्टेमोलॉजीज हैं, डिफरेंट फिलोसफीज हैं। अगर हम उसमें जाएंगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, अवैस ने क्वेश्चन, यस सर। हाँ, आप रीड कर लें, आप रीड कर लें, मैं ये क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ। ओके सर, विल यू also suggest how to know about top rating journals? Awais, we have a system, ठीक है, हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू जर्नल्स की रैंकिंग होती है। इसके अंदर एक ABDC है, ऑस्ट्रेलियन डीन बिजनेस काउंसिल। ABDC, ऑस्ट्रेलियन डीन्स बिजनेस काउंसिल को अगर आप जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, तो उन्होंने डिफरेंट जर्नल्स की रेटिंग की हुई है ABCD कैटेगरीज के अंदर। तो जो ए या A+ कैटेगरीज की जर्नल्स है, ऑब्वियसली यू वुड नो कि दे आर द बेस्ट जर्नल्स। इसके अलावा और भी रेटिंग सिस्टम है, जैसे वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस भी अगर आप क्लैरीवेट वेब ऑफ साइंस सर्च करें तो उस पर आपको एक सर्च इंडेक्स मिल जाएगा। तो क्लैरीवेट वेब ऑफ साइंस पे जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर के साथ जर्नल्स की रेटिंग की हुई है। जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर हायर है वो कंसिडर किए जाते हैं कि ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा क्वालिटी है। अब इनके बैकग्राउंड क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपका सवाल सिर्फ ये था इनकी रेटिंग कैसे चेक की जा सकती है। तो रेटिंग चेक करने के लिए मैंने आपको एक बता दिया वेब ऑफ साइंस, एक मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलियन डीन्स बिजनेस काउंसिल। इसके अलावा अगर आप इससे थोड़ा सा सिंपल स्टूडेंट्स के लिए मैं कर दूं, तो सिंपलेस्ट ये है कि आप लोग अच्छे पब्लिशर्स को फॉलो करें। तो अच्छे पब्लिशर्स के पास आपको रीजनेबल पेपर मिल जाते हैं। अच्छे पब्लिशर्स में हमारे पास एमरल्ड है, एल्सवेयर है, टेलर एंड फ्रांसिस है, साइंस डायरेक्ट है, सेज है, पहले है। तो दीज आर गुड पब्लिशर्स। तो आप अच्छे पब्लिशर्स को अगर फॉलो करें तो यू विल बी इन सेफ साइड। बट इफ यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी, then obviously you can look for Web of Science indexing, or you can look for Australian Dean Business Council. We have another question. जो हम प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हैं, नो सर, नो, someone is appreciate us. Okay. And the Thank you, student. इसके अलावा अहमद रफीक जस्ट से, थैंक यू अहमद। आशी सिद्दीकी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद आर्यान, वालेकुम सलाम। सना नफीस, वालेकुम सलाम सना। मुदब्बिर, थैंक यू मुदब्बिर। ओके इससे जो हम किसी प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हैं वो, और जो हमें किसी एकेडमिक रिसर्च कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये दोनों चीजें करने, अगर हम एकेडमिक रिसर्च बहुत अच्छे से कर लें तो हमें प्रोडक्ट की रिसर्च करने में किसी कंपनी की या अपनी खुद, अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम किसी प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हो तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, इस एकेडमिक रिसर्च से हमें बहुत हेल्पफुल होगा, या हमें उसके लिए एक अलग पूरा प्रोसीजर होता है और एकेडमिक रिसर्च का एक अलग प्रोसीजर होता है? देखिए बेटा, एकेडमिक रिसर्च में और किसी भी कंपनी की, देखिए देयर मेनी डिफरेंट रिसर्चर्स, मेनी डिफरेंट टूल्स। रिसर्च टूल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, बट जब हम रिसर्च फिलॉसफी की बात करते हैं तो एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर मेजर फर्क ये होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है। एकेडमिक रिसर्च के अंदर हम एकेडमिया से, लिटरेचर से प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर हम इंडस्ट्री के इश्यूज की बेस पे प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहे होते हैं। अदरवाइज बाकी सारे टूल्स सेम अप्लाई होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इंडस्ट्री में भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो टूल्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्रोबेबली शायद आप सैम एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को देख रहे हो, तो ये वो चीजें हैं जो आप जब इंडस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब भी आप अप्लाई करेंगे। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप कोई एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई केस स्टडी बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं,
तो जो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे होंगे एकेडमिक रिसर्च में, वही स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे होंगे इंडस्ट्रियल रिसर्च में। सर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल फिगर्स हमारे पास आती हैं आफ्टर रिसर्च, तो हम उसको कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं एक बहुत आसान अल्फाजों में या आसान इजी वे में, हम किस तरह से उसको सॉर्ट कर सकते हैं? बिकॉज वो एक हर किसी के रीचेबल नहीं होता कि उसका अंडरस्टैंडिंग उसकी के बहुत जल्दी उस चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, तो किस तरह से उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ईजी मेथड से? अच्छा, देर इज नो वन मेथड, इट टोटली डिपेंड कि आपका रिसर्च क्या है, आप कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं। उसके लिए देर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स। हम रिग्रेशन करते हैं, पहले रिसर्च में हम बेसिक मीन मॉड निकाल लेते थे, मीन मॉड निकालने से हमें एवरेजेस निकाल के पता चल जाता था। जब चीजें और एडवांस हुई तो हमने रिग्रेशन करना शुरू कर दी। अब चीजें और एडवांस हुई तो आज हम सैम एनालिसिस बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग से कहा जाता है। इन फ्यूचर में हम मल्टी लेवल सैम एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ एनालाइजिंग द डेटा। तो वी नीड टू फिगर आउट कि हमारा पर्पस क्या है। एंड मुनीबा, जहां से आप बात कर रही हैं, आई एम श्योर यू आर मोर कंसर्न अबाउट स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम ज्यादातर जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सीबी सैम होता है और एक वेरिएंस बेस्ड सैम होता है। तो सीबी सैम की टेक्निक डिफरेंट होती है एंड पीएलएस पार्शियल लीस्ट स्क्वायर सैम की टेक्निक डिफरेंट होती है। दोनों का मकसद, दोनों की मंजिल एक ही है, बट उस मंजिल तक पहुंचना कैसे ये डिफरेंट है। तो PLS SAM इज अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, इजीएस्ट अगर आप कहना चाहें बिगनर्स के लिए, तो उनके लिए है कि वो PLS SAM यूज करें। PLS SAM के को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और डेटा स्क्रीनिंग कैसे करनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आप स्टूडेंट्स के साथ अपने शेयर करें, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगी वो उन वीडियोस को फॉलो करके अपने एनालिसिस कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे। जी जी, मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इजीएस्ट वे में कैसे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली डिपेंड ऑन कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सर्टन रिसर्चर ने सर्टन क्राइटेरियाज दिए हुए होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया पे किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इस क्राइटेरिया पे दैट मीन्स दिस। तो ये तो आप अभी मेरे सामने अगर डेटा हो तो मैं आप डेटा के साथ आप लोगों को बता सकूं। जी जी, ओके, अरसलान सिद्दीकी ने सवाल किया है, सर कैन वी अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट फॉर एसोसिएशन इन रिसर्च? बेटा, एज आई सेड के देयर आर सो मेनी टेस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो देयर इज नो सिंगल थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड कि आपका रिसर्च फ्रेमवर्क क्या है, आप क्या मैथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे किस तरह की कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। Okay, so there is another question. Okay, walaikum salam. Okay, how can we add fact and figure in our research? Facts and figures, बेटा, you have to read again. As I said before, के पहली चीज किसी भी रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू है, एंड लिटरेचर रिव्यू इज रीड रीड एंड रीड। आप अच्छे एस्टेब्लिश पेपर देखिए, देयर इज लॉट ऑफ गार्बेज ऑन इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट पे चीजें अपलोड कर सकता है, बट यू नीड टू फिगर आउट गुड रिसर्च पेपर्स, गुड सोर्सेज से अपने एरिया में पेपर्स डाउनलोड करें, उनको रीड करें, और उन पेपर्स को रीड करने के बाद जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो लिखते रहें, वो लिखकर उसके आगे उस पेपर का रेफरेंस लिख दें। फिर अगला पेपर पढ़ें, उससे जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो लिख दें, और उसको लिखकर उसके आगे पेपर का रेफरेंस ऐड कर दें। वंस यू रीड लॉट ऑफ पेपर्स और आपके पास लॉट ऑफ स्टफ जमा हो जाए, तो फिर आप उसको दोबारा उन चीजों को रिव्यू करें। उन चीजों को रिव्यू करके आप देखें कि किस रिसर्चर ने क्या काम किया है, कहाँ पर किसी ने कहाँ ज्यादा अच्छा काम किया है, कहीं कोई कमी है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रिव्यू। तो जब आप क्रिटिकल रिव्यू करेंगे तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर आ जाएंगे। Okay, so there is another question. Mahin Zafar, theory of IV independent variable and theory of DV. No, beta, you can have multiple theories in one research paper, but theory is basically एक umbrella होती है जिसके अंदर आप अपने आपका मॉडल फ्रेमवर्क जिसके अंदर आता है। थ्योरी आपको बताती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरह का रिलेशनशिप कायम कर रहा है।
तो अगर आपकी डीवी और आईवी की थ्योरी अलग अलग होंगी और उनका रिलेशनशिप आपस में कायम नहीं हो रहा होगा, तो दे कैन नॉट बी आईवी एंड डीवीज. यू कैन हैव मोर देन वन थ्योरीज, बट वो सारी थ्योरीज आईवीज और डीवीज के दरमियान के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही होंगी. इजिएस्ट थ्योरी अगर मैं आपको बताऊं तो एक थ्योरी जो एसआर कहलाती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स. स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहती है कि जब भी कोई स्टिमुलस होता है, जब भी कोई स्टिमुलस ट्रिगर करता है, स्टिमुलस वो चीज होती है जो आपके सेंसेस को ट्रिगर करे. आप लोग जानते हैं हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो कोई भी चीज हमारे 5 सेंसेस को ट्रिगर करे तो दैट इज स्टिमुलस. जब भी कुछ स्टिमुलस होता है तो आप रिएक्ट करते हैं, दैट्स योर रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आंखों में तेज लाइट पड़ेगी तो आप शायद आंखें बंद कर लेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्स, राइट. तो दिस वॉज द इनिशियल थ्योरी. थ्योरी बताती है कि जब भी कोई स्टिमुलस होगा रिस्पॉन्स आएगा. जब इस पर फर्दर रिसर्च हुई तो रिसर्चर ने एग्जामिन किया कि स्टिमुलस सेम होने के बावजूद भी रिस्पॉन्स अलग अलग आ रहे हैं. एक बंदे ने किसी और तरीके से रिस्पॉन्स किया, किसी और ने किसी और तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो फिर थ्योरी को मॉडिफाई किया गया. उसमें फिर थ्योरी बन गई SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स. मींस के स्टिमुलस करने के बाद हमारा कुछ मेंटल प्रोसेसिंग होती है, दैट मेंटल प्रोसेसिंग इज ऑर्गेनिज्म. उस मेंटल प्रोसेसिंग के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है. तो इस तरह थ्योरी बिल्ड होती रहती हैं. ये थ्योरी फर्दर बिल्ड हुई और आगे बढ़ी. तो थ्योरीज बिल्ड होती रहती हैं. थ्योरीज बिल्ड होने के साथ साथ फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं और आपके बिहेवियर्स, रिलेशनशिप्स जो होते हैं आपके वेरिएबल्स के, वो एक थ्योरी के अंदर डिफाइन होते हैं. थ्योरी इज लाइक अ बाउंड्री. ठीक है, ये बाउंड्री वॉल क्रिएट करती है कि आपने जो भी काम करना है इस दायरे कार के अंदर करना है. Okay. Kashif Hussain, he's Thank you, Kasha. he's a student. Maheen Zafar, again Maheen Zafar का एक क्वेश्चन है. Maheen Zafar, how can I find theory relation in easiest way? बेटा, unfortunately there is no easy way other than reading. तो आप जब रीडिंग करेंगी तभी आपको अंडरस्टैंड होगा आप थ्योरीज क्या हैं. आप जो फिनोमेना पढ़ रही होंगी उसके बारे में, उस फिनोमेना को बहुत सारी थ्योरीज कवर कर रही होंगी. तो आपने देखना है कि बेस्ट कौन सी थ्योरी कवर करती है. अगर मैं आपको स्टेजेस बताऊं तो किसी भी पेपर में पहली स्टेज होती है आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है. वंस यू डू योर लिटरेचर रिव्यू, तब लिटरेचर रिव्यू से आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है. जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है, और उस ऑब्जेक्टिव के नतीजे में आपके सामने मेजर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जिनका आंसर आप ढूंढना चाहते हैं. जब वो क्वेश्चन निकल कर आपके पास आते हैं तो अब आप देखते हैं कि इनका आंसर कैसे हो सकता है. उसके लिए फिर आप थ्योरीज ढूंढना शुरू करते हैं और थ्योरी की मदद से आप फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करते हैं अपना, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू आपके वो क्वेश्चंस आंसर हो सके. थैंक यू शाकिर. सर, अगर हम किसी प्रोडक्ट की कोई हम एक पहले क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगी. अब्दुल रहमान का एक क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान खान. Okay, chi-square is used for skewed population distribution for the sake of thesis. We use representation analysis assuming that our population is normally distributed. Okay, इन्होंने comment किया, fine. इसके अलावा माहीन जफर, थैंक यू माहीन. थैंक यू. हाँ, एक प्रोडक्ट की अगर हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में पेनिट्रेट करवा रहे हो तो उसके लिए हमें किन चीजों, किस तरह से हमें रिसर्च करनी चाहिए, कौन से ऐसे वेज होंगे जिससे हमें ये चीजें पता चलेंगी कि हमारी प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट होके डेवलपमेंट के पार्ट में है, अगर तो पेनिट्रेट होके ये सक्सेसफुल होगी या इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, या ये कौन सी टारगेट ऑडियंस को हमें इसके अंदर हमें से पेनिट्रेट करवाना चाहिए. देखिए, पहले तो ये बात हम जान लें कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हमारे पास टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए. प्रोडक्ट बनने के बाद टारगेट ऑडियंस नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट बनने से पहले टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए. जो आपकी मॉडर्न मार्केटिंग है वो ये कहती है कि पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लें और फिर टारगेट ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करें. अब आपने पूछा कि प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहिए, उसके लिए क्या देखना चाहिए. तो इजीएस्ट वे में तो सबसे आसान तो ये है कि आप पहले अपने कंपटीशन को स्टडी कर लें. आप कंपटीशन के बारे में डेटा कलेक्ट करें और बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं. जनरली कंपनीज ये रिसर्च खुद से कंडक्ट नहीं करती हैं. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जो रिटेल ऑडिट करती है, दैट इज नीलसन. तो ये कंटिन्यूस
डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और इनके डेटा को कंपनीज यूज करती हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली नील्सन की रिसर्च एक्सपेंसिव होंगी और आपके लिए मुश्किल होगा रिसर्च कंडक्ट करना। तो उसके लिए फिर हम बहुत सारे न्यूज आर्टिकल का सहारा ले सकते हैं, हम इंडस्ट्री एनालिसिस जो डेटा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है और जो हमारे कंपटीशन की प्रोडक्ट है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस कंपटीशन की किस प्राइस पॉइंट पे कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसे आता है। ये वो डेटा है जो आप आराम से मार्केट में घूम के रिटेलर से सर्विस के थ्रू ले सकते हैं, कस्टमर से इंटरव्यू कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टूल होता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में होता ये है कि हम 6 से 10 लोगों को गैदर करके उनको सर्टेन इंसेंटिव देके, अच्छा दीज पीपल हैव टू बी फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से हमने लोगों को पिक करना है और टारगेट ऑडियंस से लोगों को पिक करके हमने गैदर करना है और फिर हम एक मॉडरेटर के थ्रू उनके सामने क्वेश्चंस रखते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस को गेज करते हैं। ये दैट इज एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च। उन रिस्पॉन्सेस को गेज करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लोग किस तरह की प्रोडक्ट पसंद करते हैं और उसकी प्रोडक्ट कैसे मार्केट में पेनिट्रेट हो सकती है। तो एज आई सेड के पहला आप ये देख लें कि अगर आपकी अपनी कंपनी पहले से काम कर रही है तो उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स या आपकी पास की जो प्रोडक्ट है उन पे लोगों के रिस्पॉन्सेस कैसे हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। कंपटीशन के पास अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो कंपटीशन को स्टडी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए फिर क्वालिटेटिव रिसर्च, फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज could be very good tool. Okay, so you have international exposure also, so you know what's the difference. So do you think कि पाकिस्तान और international students की जो academic writing है या academic research है उसमें कोई gap है, कोई research gap है? The biggest gap is reading. What I have noticed कि हम लोग यहाँ पे हमें रीडिंग की इतनी आदत नहीं है, हम चीज़ों को रीड इतना नहीं करते। अगर हमें रीड करना भी पड़ जाता है तो हम बहुत उसको कैजुअली स्किम करते हैं चीज़ों को और वहां से चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बाहर मैंने स्कूल में देखा कि वहां पे रीडिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल यूरोप, आई कैन टॉक अबाउट यूके, और मैंने चाइनीज स्टूडेंट्स को देखा, मैंने जापानीज स्टूडेंट्स के साथ में रहा, ताइवान के स्टूडेंट्स के साथ रहा, तो दे ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर्स। बट जनरली अगर मैं यूरोपियन की बात करूं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पे मैंने देखा है कि रीडिंग की हैबिट बहुत ज्यादा है। तो रीडिंग इज द बेस्ट वे। और रीडिंग के बाद शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। रीडिंग के बाद जो सबसे बड़ी चीज ये है कि थिंकिंग, चैलेंजिंग, क्वेश्चन करना चीजों को। एक्चुअली वी आर टॉट इन अ वे कि हमें बचपन से स्कूल से टीचर बता देती है कि दिस इज दैट, दिस इज दैट, दिस इज दैट, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। हम वो चैलेंज नहीं करते डेफिनेशन। बट अगर हम 3 बुक्स उठा के देख लें तो हमें तीनों बुक्स के अंदर डेफिनेशन अलग अलग मिलेंगी। So that means that we have to look things from our own perspective, and we can do the research and we can come up with our own perspective of that area, that thing. Okay, so there is one question he was asking about. Okay, Arslan, logistic regression is not my area of specialty, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। As I said before, okay, research is a big phenomena. There is another question. Shakir Ansari asked me something. Okay, Shakir, आपने पूछा है कि how normal people can understand the statistical value which is interpreted in research by software if people does not learn it ever. Shouldn't it more easy to understand? Shakir, it is the job of researchers and statisticians to understand those figures and values. कि नॉर्मल लोगों का काम नहीं है कि वो फिगर्स एंड वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें। नॉर्मल लोगों के लिए राइट अप इंपॉर्टेंट होता है। आप बेसिकली आप जब रिसर्च थीसिस राइट कर रहे हैं तो यू मस्ट राइट इन अ वे, जब उसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं तो वी शुड डू इन अ वे कि वो रीडर के लिए इंटरेस्टिंग हो, उस पर कंसिस्टेंसी हो और वो उसको पढ़ के समझ सके। अगर वो फिगर्स को नहीं समझ पा रहा तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन को समझ सके। आपकी डिस्क्रिप्शन को नहीं समझ पा रहा तो आपने जो एंड में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस की है, दैट इज वेरी क्रूशियल, उससे वो अपनी मीनिंग्स ड्रॉ कर सके। और ऑब्वियसली जो आपकी रिसर्च पढ़ रहा होगा वो इतना टेक्निकल जरूर होगा कि वो
अगर वो उस एरिया में पेपर पढ़ रहा है तो कुछ चीजें समझ सके। Kiran Shazia asked something Okay, like, Kiran Shazia, after collection of 100 data of 100, we run PLS SAM, but only one IV is significant and three are insignificant. What can we do? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी के आपके आर स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ रही हैं। आर स्क्वायर की वैल्यूज बताएंगी कि जो आप प्रेडिक्टर्स यूज कर रहे हैं वो प्रेडिक्टर्स आईवी के डीवी के लिए सही भी हैं या नहीं है। फिर आपको मैं कहूंगा कि आप अपने क्वेश्चनायर को रिव्यू करें। आपने डेटा किन लोगों से भरवाया है। बहुत दफा मैंने देखा है स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, बट जब डेटा लेने के टाइम पे जाते हैं तो वो उस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के बजाय जो भी आराम से मिलता है उससे डेटा ले लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जिससे भी आप डेटा ले रहे होते हैं उसको उस फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो उसका टारगेट ऑडियंस नहीं होता, आपको डेटा सही नहीं मिलता। समटाइम्स पाकिस्तान के अंदर ये बहुत इशू होता है कि हम क्वेश्चनर्स अडॉप्ट करते हैं जो इंटरनेशनल पेपर्स के होते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और हमारा जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पाता। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल अडॉप्ट करें, पर उसके अंदर थोड़ी अडॉप्शन ऐसे कर लें कि जो आपका ऑडियंस है वो उसको समझ पा रहा हो। तो ऑब्वियसली रिजल्ट को हम देयर इज नो शॉर्टकट वे कि हम रिजल्ट्स को ठीक कर दें। ऑब्वियसली यू हैव टू गो बैक और वापस जाकर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को देखना है, आपको अपने डेटा को देखना है, आपको ये देखना है कि थ्योरी आपने सही यूज की है नहीं की। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स डेटा देखकर आपके ओके। Pushpak asked, Sir, please tell us how to identify a problem statement in research. अच्छा खुशबक, हमने ऑलरेडी काफी बात की है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, बट मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ। रीड रीड एंड रीड। लिटरेचर पेपर्स को आप लोग रीड करें और जब रीडिंग करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उस स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या काम हुआ है, और फिर उसी रीडिंग को जब आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सा ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट है मगर उसकी कमी महसूस हो रही है, या रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि फला एरिया में कमी है, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्रॉ हो सकती है। सर जी एक मुनीबा। बिजनेस रिसर्च करना ज्यादा डिफिकल्ट है या एज कम्पेयर सोसाइटिकल किसी सर कोई एक बिजनेस रिसर्च करना ज्यादा डिफिकल्ट है या एज कम्पेयर किसी सिचुएशनल टॉपिक पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं? इट टोटली डिपेंड्स। इसका कोई एक आंसर नहीं है। सम सिनेरियो में बिजनेस डिफिकल्ट हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं, आप डेटा किन लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कितना आसान है कितना मुश्किल है, क्वालिटेटिव कर रहे हैं क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स अगेन, सो देयर इज नो सिंगल आंसर। सर कुछ क्वेश्चन एरियर होते हैं, लाइक हम अपना डेटा या अपना सैंपल गैदर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर इशू होता है कि हम जिन लोगों से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उन लोगों को खुद को एक्सपोजर नहीं होता क्योंकि वो उनको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता बिजनेस से रिलेटेड, तो वो हमारा क्वेश्चन एरिया फिल आउट तो कर देते हैं, हम रेलिवेंट कभी नहीं जा रहे होते, कभी हम रेलिवेंट जा भी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्सटाइल पे अपनी रिसर्च कर रही हूँ, मेरा क्वेश्चन एरिया जो होगा वो मैं ऑब्वियसली अपनी किसी फीमेल खातून से करवा रही होंगी जो ऑब्वियसली घर में रहती हैं या बाहर जॉब करती हैं, उनको बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज नहीं पता जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। फिर उससे क्या होता है, मेरा रिसर्च का जो मैं अपना क्वेश्चन एरिया बना के अपना टेस्ट रन करवा रहे होते हैं हम, उसके अंदर फिर हमें इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसके लिए कोई इजी वे कि हम इस तरह से कोई रेसिपी आप बता दें कि हम इस तरह से कर लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने सैंपल को गैदर करना। ठीक है। एज जैसे मैंने किरण ने भी क्वेश्चन किया था उसके जवाब में भी कहा था कि एक जो प्रॉब्लम यही होती है जो आपने आइडेंटिफाई की कि लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी टारगेट ऑडियंस से डेटा कलेक्ट करें, फिर उस क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजीज है उनको सिंप्लीफाई कर दें। अगर पॉसिबल हो तो आप जिन लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको, अगर आप ये समझते हैं कि वो इतने इलिटरेट हैं या उनको उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल हैं, तो फिर बेस्ट ये है कि आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें। वो असिस्टेंट जो है उनको एक्सप्लेन करें चीजों को और उनके बिहाफ पे फिलअप करें। डेटा कलेक्शन इज अ डिफिकल्ट जॉब। अगर आपको क्वालिटी डेटा लेना है तो ये डिफिकल्ट जॉब है और आपकी रिसर्च की सारी क्वालिटी डिपेंड करती है क्वालिटी डेटा के ऊपर। Okay, we have another question, sir. How to make a perfect questionnaire to analyze appropriate research finding, any technique or any research guidance? finding, any technique? Okay, guidance. Arham, there is no such thing as perfect questionnaire. Generally, it is suggested कि हम
मेक नहीं करते, क्वेश्चनर को अडॉप्ट करते हैं अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसा फिनोमेना हो जो पहले स्टडी ना हुआ हो, जिसका स्केल अवेलेबल ना हो, क्योंकि क्वेश्चनर का स्केल डेवलप करना इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, और ये जॉब बहुत केयरफुली करनी होती है। तो एज फार एज कि अगर आपके पास कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जिसको आपने जिसपे स्केल मौजूद नहीं है, तो उसको खुद क्वेश्चन बनाने में मत जाए। अगर आपको क्वेश्चन बनाना ही है तो फिर उसके फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसके स्टेप्स में बेस्ट ये होगा, पहले तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें, और क्वालिटेटिव रिसर्च से अंदाजा लगाएं कि उस वेरिएबल्स को लेके लोगों के क्या ख्याल रहते हैं। उन वेरिएबल्स के लोगों के ख्याल जानने के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप करें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप करने के बाद आप वो क्वेश्चनर पे डेटा कलेक्ट करके उसमें कंफर्मेटरी CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। उससे आपको पता चलता है, फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होकर यू गेट द डिजायर्ड स्केल। तो अदरवाइज इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप लोग जब किसी ऐसे वेरिएबल पे काम कर रहे हैं जिस वेरिएबल का स्केल क्वेश्चनर अवेलेबल है, तो आप उसको अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करके उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, लैंग्वेज की चेंजेस कर सकते हैं, एंड गेट इट फेस वैलिडेटेड। आप किसी एक्सपर्ट से उसको वैलिडेट करवा लें, उसकी लैंग्वेज को वैलिडेट करवा लें कि वो आपके ऑडियंस के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। So another question, फ्यूचर रिकमेंडेशन में डिफरेंस बता दें, रिकमेंडेशन और फ्यूचर रिकमेंडेशन में डिफरेंसेस बता दें। ओके, मेहदी, जब हम रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं तो जनरली हम उन रिकमेंडेशंस की बात कर रहे होते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ पेपर में आप बताते हैं कि किन किन लोगों को ये पेपर, किन किन लोगों के पेपर काम आ सकता है। सच है, अगर किसी इंडस्ट्री में आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के मैनेजर उसके काम आ सकता है, उस इंडस्ट्री में जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं उनके काम आ सकता है। तो उनके लिए आपने रिकमेंडेशन देनी होती है बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। आपकी जो फाइंडिंग्स आती हैं उनकी बेस पे आप रिकमेंडेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज करने के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप अपने रीडर को ये बताएंगे कि वो ब्रांड, अगर उसने ब्रांड लॉयल्टी बढ़ानी है तो उसको ब्रांड इमेज पे काम करना चाहिए, तो दैट इज योर रिकमेंडेशन, जिसको हम मैनेजर रिकमेंडेशन भी कहते हैं। फ्यूचर रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है, हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या इस रिसर्च के अंदर एडिशन हो सकती है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, एज आई सेड कि देयर इज नथिंग परफेक्ट। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम सारे एरियाज कवर अप नहीं करते, हम 100% हर चीज कवर अप नहीं करते, हम दुनिया भर की पॉपुलेशन कवर अप नहीं करते। तो फ्यूचर रिसर्च रिकमेंडेशन में हम ये बताते हैं कि हमें इस फ्यूचर में जो रिसर्चर है वो कैसे रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है, वो किन वेरिएबल्स को ऐड कर सकता है, किन चीजों को जिसको आपने इग्नोर किया उनको ऐड कर सकता है, ऐड करके वो गैप जो आपने छोड़े उनको फिलअप कर सकता है। दैट इज फ्यूचर रिसर्च रिकमेंडेशंस। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस और ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी आज के सेशन में। अहमद है ना, आज के सर, रिसर्च पेपर जरूरी आर्टिकल्स देखना है या प्रीवियस पेपर मटेरियल उठाना? रिसर्च पेपर जरूरी आर्टिकल देखना या प्रीवियस मटेरियल उठाना? अहमद हिना, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। मुनीबा, अगर आप समझ रही हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, आई डोंट नो, कि हम नया पेपर, जो हम प्रीवियस पेपर्स हैं, हम उनका मटेरियल अपनी रिसर्च के ना ऐड ऑन कर लें या फिर हम अपना कोई नया मटेरियल डेवलप करें? अपना नया मटेरियल डेवलप करने हम के लिए अपने भी आपको आर्टिकल के पिछला अंदर मटेरियल देखना पुराना कोई पड़ेगा। मटेरियल यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक ओके, एक नया मटेरियल डेवलप करने के लिए भी आपको पुराना देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि पुराना में क्या हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप नया कर रहे हैं वो नया है? हो सकता है कि वो काम हुआ और आप उसको नया समझ के कर रहे हो। तो थिंग इज दैट कि आपको सबसे पहले तो पुराना देखना पड़ेगा। पुराना देखकर ही आपको अंदाजा होगा कि नया क्या करना रहता है। स्टूडेंट्स में जी, हम स्टूडेंट्स में होता है ना, हम आई एम ऑडिबल? जी, जी। हेलो सर। सर, एक ये होता है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को प्लेजरिज्म और पैराफ्रेजिंग की बहुत आदत है, तो वो शायद माइट बी पॉसिबल कि उनको यही वाला कुछ इश्यू हो कि हम कुछ पुरानी चीज को कुछ नया करके फिर हम इसको पब्लिश कर दें अपने आर्टिकल को। So there ठीक है, is one another question. I need ठीक है। your valuable comments for academic research student which help them in future.
बेटा सबसे वैल्यूएबल कमेंट जो मैं दूंगा, अगेन जो मैं चीज बार बार कह रहा हूँ, रीड रीड एंड रीड. That is the most valuable comment for any academician, any research student, any businessman, any employee. Reading is the best thing. Reading से आप जानते हैं, देखिए आप लोगों ने घर में एक मिसाल सुनी होगी, अक्सर घर वाले कहते होंगे, Okay. बड़े बूढ़ों की गलतियों से सीखो. ठीक है, आपने सुना होगा ना. तो किताबों में जो लिखा है या पेपरों में जो लिखा है वो पुराने लोगों के एक्सपीरियंस ही है. आप उनको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनको सीख के, उनको पढ़ के आगे बढ़ना है. Hmm. ओके. Okay. शाहरुख ज़ैद कह रहे हैं कि ही इज अ जैसे कि मैं पीएचडी स्कॉलर. जी. PhD टीचर. क्वेश्चन विजिबल नहीं है उनका मेरे सामने, क्या कह रहे थे? शाहरुख 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 जुहेब. जी, आई वांट टू नो हाउ टू ड्राइव. Shahrukh Zuhaib. I ऑन. want you to know that how to drive a paper from PhD. शाहरुख, हाउ टू ड्राइव अ पेपर. अगेन, मेथोडोलॉजी वुड बी सेम. किसी भी रिसर्च के लिए मेथोडोलॉजी वुड बी सेम. आपको डेफिनेटली फॉर पीएचडी आपकी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए. जनरली पीएचडी में हम ये कहते हैं कि हमारा पेपर, हम जो फ्रेमवर्क बनाए वो फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि उस फ्रेमवर्क से हम मल्टीपल रिसर्च पेपर्स ड्रॉ कर सके. तो फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसका स्कोप ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम एक फ्रेमवर्क से मल्टीपल पब्लिकेशन में जा सकें. एज यू नो कि एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए फॉर पीएचडी. एटलीस्ट वन पब्लिकेशन लाजमी होनी चाहिए एचईसी रिक्वायर्स जर्नल में. तो पीएचडी में हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, जो आप फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं वो फ्रेमवर्क ऐसा हो कि उससे आप एक से ज्यादा रिसर्च पेपर ड्रॉ करके उनको पब्लिश कर सकें. और इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि पीएचडी के अंदर आप सर वो एक काम करें. रिकमेंडेशन है आपके लिए. जी अरम, आपका सवाल जो है मैंने पढ़ लिया है, बट ऑब्वियसली एज यू हैव मेंशन कि इट इज इररिलेवेंट, और आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट. इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता अभी. Okay. अहमद हिना का हम क्वेश्चन पहले आंसर कर चुके हैं. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस है वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. अनदर क्वेश्चन. ओके. अच्छा मुनीबा, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल सर. ओके. अरसलान सिद्दीकी, प्राइमरी रिसर्च वुड बी बेटर और सेकेंडरी रिसर्च. अरसलान, अगर हम कॉर्पोरेट के फिनोमेना से बात कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज प्रेफर सेकेंडरी रिसर्च. उसकी रीजन ये है कि सेकेंडरी रिसर्च इज क्विक एंड चीपर. इज मच क्विकर एंड मच चीपर अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट परस्पेक्टिव. अगेन अगर हम एकेडमिक परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो एकेडमिक में तो मकसद ही ये है कि आप नई चीजों को आइडेंटिफाई करें. तो एकेडमिकली इनिशियली यू हैव टू स्टडी द सेकेंडरी रिसर्च, और फिर सेकेंडरी रिसर्च पे आप बिल्ड करके प्राइमरी रिसर्च करते हैं. बट कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलवेज प्रेफर, अंटिल अनलेस कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो सेकेंडरी रिसर्च से सॉल्व ना हो रही हो, मैं कभी भी प्राइमरी रिसर्च को प्रेफर नहीं करूंगा. रीजन इज दैट कि प्राइमरी रिसर्च एक्सपेंसिव होती है, कॉर्पोरेट में हमें बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग करनी होती है. तो ना हम उसके एक्सपेंस बिला वजह अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम उसके लिए इतना टाइम स्पेयर कर सकते हैं. हमें क्विकली डिसीजन लेने होते हैं, तो हमें सेकेंडरी रिसर्च पे रिलाई करना बेहतर है. अगर सेकेंडरी रिसर्च से मसला हल नहीं हो रहा तब हम प्राइमरी में जाएंगे. मेहदी, आपने जो सवाल किया दैट्स प्योरली रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. जिस यूनिवर्सिटी ने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, तो यू हैव टू चेक विद रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. आई नो यू आर फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, तो आप इकरा यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ चेक कर लें. मेहदी, वो आपको बता देंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है. आई गेस
मुनीबा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो हम शो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने क्वेश्चन किए, मैंने कोशिश की कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और जी मुनीबा, आई हेलो। थिंक आप जी डिस्कनेक्ट हो सर। गई थी। सर, हाँ सर, यहाँ पे वो थोड़ा नेट का आई गेस कोई इशू है सर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, और ऑब्वियसली मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और हम टॉपिक से रिलेटेड हम आपकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एफर्ट पे बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं कंट्रीब्यूट करवा सके, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ स्पेंड किया और हमें इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। एक और सेशन हम सर के साथ बिल्कुल रखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मेरी तरफ से आप लोगों के पास पेंडिंग पे है। मैं जरूर ये सारे क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट सेशन पे सर से ये सारे क्वेश्चन पूछूंगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर इन द थैंक लास्ट अगर आप कुछ सम अप करना चाहें। थैंक सर यू सो देयर इज मच। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे कमेंट्स में मेरे पास मेंशन्ड है। ऑब्वियसली अब हम इतने सारे क्वेश्चंस नहीं शामिल कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच सबका कि सबने पार्टिसिपेट किया, सबने क्वेश्चंस पूछे। सर से इतना प्यार करते हैं लोग। Thank you so much, Muniba, for inviting me. That was definitely my pleasure to be here. और थैंक यू जिन्होंने हमें वॉच किया, देखा, और आप लोगों के क्वेश्चंस जो मैं आंसर कर सका मैंने किए। अगेन मेरा मैसेज ये है कि रीडिंग की हैबिट क्रिएट करें, चीज़ों को रीड करें। और रिसर्च के रिगार्डिंग आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि मुनीबा उसका लिंक शेयर कर देंगी। मैं और डिस्क्रिप्शन में कर जी, दूंगी जी। आपको। तो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड की हुई है रिसर्च एनालिसिस से रिलेटेड। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं कंटिन्यूसली उसके अंदर आप लोगों की क्यूरीज से रिलेटेड वीडियोस ऐड करता रहूँ। वहाँ पर भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं कोई क्वेश्चन हो। इसके अलावा आप लोगों में बहुत से लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे थे यहाँ पर, वो फेसबुक पे भी मेरे पास ऐड है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज।